नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। आप जानते हैं हर हफ्ते एक नई शख्सियत से हम आपको मिलाते हैं जो उस हफ्ते का न्यूज मेकर होता है। और आज बिहार से बड़ी खबर क्या हो सकती है। बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से एनडीए सरकार में वापसी कर रही है। सरकार में इस वापसी में भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई बन गई है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सीटें जेडीयू से ज्यादा हैं। ऐसे में क्या होगा सरकार का अंकगणित, या क्या होगा सरकार में बैठे लोगों का कॉम्बिनेशन, इसी पर बात करने के लिए इस जीत के हीरो दिलीप जायसवाल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस जीत में उनकी बहुत ही बड़ी भूमिका रही है। तो सबसे पहले दिलीप जायसवाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई इस शानदार जीत के लिए। बहुत धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले सवाल जानना चाहूंगा कि आप इस जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे। इस जीत का श्रेय आप देना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के मैजिक को या नीतीश कुमार के सुशासन को? देखिए, सबसे पहले इस जीत का श्रेय मैं बिहार के महान मतदाता को देना चाहूंगा, जिन्होंने एनडीए के सरकार को अपार समर्थन देने का काम किया है। और जिस तरह से दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चुनाव से एक वर्ष पहले ही, चुनाव की घोषणा से एक वर्ष पहले लगातार 11 बार उन्होंने बिहार में अपने कार्यक्रम किए। और आपने देखा कि बिहार को दूसरा एम्स मिला और सबसे पहला कार्यक्रम उन्होंने दरभंगा में किया था। और दरभंगा के बाद भागलपुर के बाद फिर विक्रमगंज के बाद गया और सिवान, मोतिहारी, फिर पूर्णिया। यानी चुनाव के वक्त सिर्फ प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री जी नहीं आए, बल्कि एक वर्ष पहले से ही, 1.5 वर्ष पहले से ही बिहार में लगातार हजारों करोड़ का पैकेज और विशेष सहायता जो है बिहार को देने का काम किए, परियोजना को धरातल पर उतारने का काम किए। और डबल इंजन की सरकार यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हर वक्त केंद्र के साथ कदम में कदम मिलाकर चले और विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी एक अहम रोल निभाने का काम किया। और यही कारण है कि बिहार के लोगों ने मोदी जी के गारंटी पर और नीतीश कुमार जी के विकास पर विश्वास किया। और गारंटी और विश्वास, इस पर जो है मतदाताओं ने अपार समर्थन दिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब कैबिनेट बनना सबसे बड़ा सवाल है। अब मेरा ऑब्वियस दूसरा सवाल यही होगा, मैं हंसते हुए बोल रहा हूं आपसे, कि अब कैबिनेट कब बनेगी और कैबिनेट बनने में बीजेपी के कितने उप मुख्यमंत्री होंगे? क्या इसके बारे में आपने कुछ सोचा है? अभी 2-3 दिन का अभियान, सभी जीते हुए उम्मीदवार जो नए विधायक बने हैं वो अपने क्षेत्र के मतदाताओं को धन्यवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। और 2 दिन उनका धन्यवाद कार्यक्रम चलेगा। जिस मतदाता ने उनको चुन करके सदन भेजा है उनको वो धन्यवाद देंगे। और इसी बीच में 2-3 दिन के बाद केंद्रीय नेतृत्व पांचों दल के आपस में बैठकर और एक तिथि तय करेंगे और आने वाले सरकार के गठन के बारे में आगे की योजना को फाइनल रूप दिया जाएगा। आपने कहा हम 5 पांडव चुनाव लड़ रहे हैं, 5 पांडव थे। बड़ी जीत मिली है चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान को संभावना जताई जा रही है कि उनकी तरफ से भी एक उप मुख्यमंत्री होगा। क्या चिराग पासवान की तरफ से एक उप मुख्यमंत्री हो सकता है दिलीप जी? देखिए, इस बार के चुनाव की खूबी रही है कि हमने जनवरी 2025 से ही पांचों दल जो हमारे घटक दल हैं उसके प्रदेश अध्यक्ष यानी पांचों प्रदेश अध्यक्ष ने करीब 3 महीना तक लगातार पूरे बिहार में 38 जिला में हम लोगों ने एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन किया और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय और संवाद स्थापित किया। इसीलिए मैं 5 पांडव कहता हूं कि इस बार एनडीए घटक दल आपस में मिलकर 5 पांडव की तरह चट्टानी एकता के साथ चुनाव के क्षेत्र में गए। जहां तक आपका सवाल है, उस सवाल के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये जब केंद्रीय नेतृत्व बैठता है
तो ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व का है। प्रदेश अध्यक्ष के जुडिक्शन से ये बाहर का सवाल होगा। अच्छा, तो आप इस सवाल को पास कर रहे हैं? जी, वाजिब है कि ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व जब आपस में पांचों दल के नेता बैठेंगे और फिर उन लोगों के बीच ये सब चर्चा होती है। ये किसी प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर इस तरह का कोई ना फैसला होता है ना चर्चा होता है। आप 2024 में प्रदेश अध्यक्ष बने सम्राट चौधरी जी के बाद, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जब आप 2024 में प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा बिहार के अंदर? क्योंकि बिहार कोई आसान राज्य नहीं है, पॉलिटिकली बड़ा कॉम्प्लेक्स राज्य है और यहाँ पर जाति समीकरण साधना, सामाजिक समीकरण साधना, इसके अलावा राजनीतिक समीकरण साधना, यह बेहद मुश्किल काम होता है। देखिए, सबसे पहले जो हमारे अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी थी कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना, और हमने अपने करीब 6 महीने संगठन में बूथ कमेटी के सदस्य, एक बूथ पर 77,000 पहले बूथ था जो कि अभी करीब 90,000 से ऊपर बूथ हो गया। प्रत्येक बूथ पर हमने 10-10 बूथ कमेटी के सदस्य बनाए, और जब बूथ कमेटी के सदस्य बनाए तो उसके बाद फिर उनका एक अध्यक्ष बनाया, फिर पंचायत अध्यक्ष बनाया, फिर मंडल यानी प्रखंड में अध्यक्ष बनाया, फिर पूरी कमेटी बनाई, फिर जिला, यानी पूरा संगठन मैंने 6 महीना में नीचे से लेके ऊपर तक, और जो बूथ की सेना थी उसको मैंने तैयार किया। जब हमारी पूरी संगठन 6 महीना में बन गई, जो नया बनाना था, उस पर करीब 60 लाख हमने प्राथमिक सदस्य बनाए, और करीब करीब उस समय के 77,000 बूथ का गठन करके और अपना बूथ का सेना तैयार किया। संगठन के बीच आपस का संवाद रहे। मैं जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बना उसी दिन मैंने कहा था, प्रदेश अध्यक्ष के दरवाजे में कब्जा नहीं रहेगा, यानी प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ता से कभी भी मिल सकता है, कार्यकर्ता को ये अधिकार होगा। कार्यकर्ताओं के अंदर विश्वास और संगठन को मजबूत करने का ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझ पर थी, और आज पूरे बिहार के अंदर एक एक कार्यकर्ता को ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष से उनका और संगठन से उनका सीधा संवाद, समन्वय और रिश्ता है। इस प्रबंधन की मैं आपको बधाई देता हूं। प्रबंधन हमने देख लिया, और प्रबंधन के बाद जो परिणाम सामने आए हैं दिलीप जायसवाल जी, हमने भी उसको देख लिया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कल एक बात कही कि जो कम्युनल लाइन थी कि MY मतलब मुस्लिम यादव, और आप तो खुद सीमांचल से आते हैं, आप इस समीकरण को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। MY मुस्लिम यादव नहीं है, बल्कि MY महिला और युवा है। आप कितना बिलीव करते हैं इस पर, और क्या ये बदलाव देखने को मिला इस बार बिहार में? इस बार के चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, और जिस वोट पर यानी महिलाएं किसी भी जाति और धर्म से ऊपर उठ करके NDA को अपना वोट डालने का काम किया। कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां, जिनमें सबसे प्रमुख कांग्रेस पार्टी है, वो अग्रणी होकर यह आरोप लगा रही है कि इस चुनाव के अंदर हेरफेर हुआ है। हम इस चुनाव की पूरी समीक्षा करेंगे, हम इस चुनाव की पूरी जांच करेंगे। उनको लग रहा है जो ग्राउंड पे था वो बैलेट बॉक्स में नहीं आया है। तो कांग्रेस के इस चुनावी हेरफेर के आरोप पर आप क्या कहेंगे दिलीप जी? देखिए, एक तो लगता है कि कांग्रेस में समझदार नेताओं की कमी है, और उनके जो नेता राहुल गांधी जी हैं वो तो 57 वर्ष उम्र होने के बाद भी अभी राजनीतिक रूप से मैच्योर्ड नहीं है, और मैच्योर्ड नहीं होने के चलते जो उन्होंने वोट चोरी का यात्रा शुरू किया, SIR, और बिहार की जनता ने नकार दिया, उनका टायर पंचर कर दिया, हवा निकाल दिया। और सबसे ज़्यादा जो उनको घाटा हुआ वो वोट चोरी और SIR का जो उन्होंने यात्रा निकाला, तेजस्वी को भी ले डूबे और अपने तो डूबे ही। हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और राहुल गांधी ने इसी को पूरा किया है कि अपने डूबे और राहुल गांधी अब तेजस्वी यादव को भी ले डूबे। तो आपको लगता है तेजस्वी यादव के डूबने के पीछे प्रमुख कारण उनको राहुल गांधी है? निश्चित रूप से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अपनी राजनीति ठीक ठाक कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी के आने के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस और राजद, आप देखें कि सीट बंटवारा में भी जो है इन लोगों ने अंतिम तक आपस में इनका मतभेद रहा। उम्मीदवार के घोषणा में भी
फ्रेंडली फाइटिंग का जो है इनका कार्यक्रम चलता रहा। इनका मतभेद, कांग्रेस और राजद का मतभेद जनता ने देखा, मतदाता ने देखा। तो मतदाता को लगा जब दो दल मिलकर ये आपस में साथ नहीं रह सकते हैं तो ये बिहार को क्या चला सकते हैं, और इस तरह का माहौल। और दूसरा ये कि अगर वोट चोरी होता तो मैं रामगढ़ सीट 30 वोट से हारता क्या, अगर किसी तरह का हेरा फेरी होता तो मैं फारबिसगंज का सीट 40-50 वोट से हारता क्या, अगर किसी तरह का हेरा फेरी होता तो ढाका का सीट हम 173 वोट से हारते क्या। तो इसी तरह करके करीब 8 सीट ऐसा है जहां पर कि हम 25 वोट, 30 वोट, 35 वोट, 38 वोट से हारे हैं। तो 30 वोट, 35 वोट अगर कोई किसी तरह की गड़बड़ी होगी तो भारतीय जनता पार्टी आज 8 सीट और लाती, अगर गड़बड़ी कर सकते थे तो। इसलिए इनको ये लाज शर्म इनको नहीं है कोई बात बोलने में। सोचना चाहिए कि इस तरह का आरोप लगवाने के पहले भगवान से डरना चाहिए इनको कि हर वक्त हारना मतलब आरोप लगाना नहीं है। और जब तक, मैं आपको दीपक जी बता देता हूं, जब तक ये कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेगी, अपने आप में सुधार नहीं लाएगी, तो इनका पूरे देश में यही हाल होने वाला है। इनको समझाइए, अगर इनके कोई नेता सुन रहे हैं तो सुनिए कि दूसरे पर आरोप नहीं लगाइए, अपने कमजोरी को ढूंढिए। ये अपने कमजोरी को ढूंढते नहीं है कांग्रेसी, हर वक्त आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। पर मुझे यह लगता है कि इस बार भी वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये बताएंगे कि बिहार में वोट चोरी हुआ है और उसके लिए कोई हाइड्रोजन बम जैसी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखिए, हमें ना तो खुशी है ना कोई गम है, क्योंकि मुझे मालूम है कि राहुल गांधी के पास हाइड्रोजन बम है। तो हाइड्रोजन बम ऐसा बम है जो छूटता ही नहीं है। बेचारे राहुल गांधी को बीच बीच में विदेश जाना पड़ता है, वो उसी के लिए तो विदेश जाते हैं, उसका कोड भूल जाते हैं वो हाइड्रोजन बम का। अच्छा, तो कोड पता करने के लिए विदेश जाते हैं और जब तक लौटते हैं तो फिर भूल जाते हैं। राष्ट्र विरोधी ताकत, उग्रवादी, आतंकवादी के खिलाफ आज तक राहुल गांधी कुछ नहीं बोले। क्या ये जवाब दे सकते हैं राहुल गांधी क्यों डरते हैं आतंकवादी से? देश विरोधी ताकत और जो उग्रवादी हैं उनके बारे विरोध में क्यों नहीं बोलते हैं? भारत और हिंदुस्तान राष्ट्रवाद नेता चाहता है। राहुल गांधी जी, कान खोलकर सुन लीजिए, जब तक आप अपने आप को राष्ट्रवाद का हितैषी साबित नहीं कीजिएगा, हिंदुस्तान की जनता आपको कभी अपना लीडर नहीं मानेगी। आप अपने सेना पर उंगली उठाते हैं, आप अपने सुरक्षा एजेंसी पर उंगली उठाते हैं, और देश की जनता देख रही है कि आप देश के साथ हैं या देश विरोधी ताकत के साथ हैं। खाते यहां का है, नमक यहां का खाते हैं और गुण कहीं का गाते हैं। देश की जनता देखती है और इसको पसंद नहीं करती है। दीपक जी, ठीक है, आपने कहा पसंद नहीं करती है, मैं आगे चलता हूं, आगे आता हूं तेजस्वी यादव पर। क्या गलती कर गए इस बार वो चुनाव में? तेजस्वी यादव ने 3-4 गलतियां की है। पहला तो यह कि हवाबाजी बहुत किया उन्होंने, और हवाबाजी क्या था, जनता तुरंत, अब भगवान बुद्ध की धरती, जिनको ज्ञान मिला यहां, महावीर की धरती, चाणक्य की धरती, मंडन मिश्र की धरती, अब सम्राट अशोक की धरती, और यहां पर कोई हवाबाजी करेगा तो जनता तो सब समझती है। आप बोले कि हम प्रत्येक परिवार के 1 लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे। आज 78 साल में मात्र 20 लाख लोगों को नौकरी बिहार में मिला है, 78 साल में। और ये बोलते हैं कि हम जो है सरकार जैसे बनाएंगे तो 3,80,000 परिवार के घर को 1-1 नौकरी दे देंगे। आप सोचिए दीपक जी, हास्यास्पद है कि नहीं? 78 साल में मात्र 20 लाख नौकरी, जिस बिहार में 25 लाख नौकरी मिला हो, और वहां पर कोई बोले कि हम 3,80,000 नौकरी दे देंगे। 3 लाख करोड़ का बजट है बिहार का, और 15 लाख करोड़ सैलरी में खाली वो खर्चा करने के बारे में बोल रहे हैं। तो बिहार की जनता और मतदाता ने सोचा इससे तो बड़ा कोई झूठ नहीं बोल सकता है, हवाबाजी नहीं कर सकता है। और हम पर आरोप लगाते हैं कि 10,000 रुपया हमने महिलाओं को रिश्वत दे दिया। यहां की महिला झाड़ू लेके बाहर करके भगा दी उनको। बिहार के महिला पर जो आरोप उन्होंने रिश्वत का लगाया, तेजस्वी जी, आप मां बहन योजना ला करके बोल रहे थे कि 35,000 इकट्ठे अकाउंट में डाल देंगे। आपके 35,000 पर यहां की जनता विश्वास नहीं की। आप सोच सकते हैं
क्यों नहीं विश्वास की? क्योंकि उनको ये 10,000 रुपया जो उनके इंपावरमेंट के लिए, स्वरोजगार के लिए, स्वावलंबन के लिए, रोजगार के लिए सरकार सीड मनी दी थी, उसको पता था कि यह सम्मान का पैसा है और वो मुफ्त का पैसा बोल रहे थे 35,000, तो 35,000 लोगों ने पसंद नहीं किया, लोगों ने उनका हवाबाजी पसंद नहीं किया। ये उन्होंने पहली गलती कर दी थी। लेकिन मैं यहां पर समझना चाहूंगा आरजेडी जिसने कहा कि हम हर घर में एक नौकरी देंगे, आपने कहा कि उस वादे पर जनता ने भरोसा नहीं किया, लेकिन उन्होंने और कई सारी बातें कही और कई सारी घोषणाएं कही। महिलाओं के लिए 30,000 रुपए एक मुश्त देने की बात कही, लेकिन ये जो एक मुश्त देने वाली बात है, ये बोलते बोलते क्या तेजस्वी लेट हो गए? हाँ, मैंने बताया ना कि ये सारी गलतियां जनता ने इसको एकदम अब्बाह माना, भ्रामक बातें मानी, और यही कारण है कि जनता ने इन पर विश्वास नहीं किया। दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। तमाम चीजों के बावजूद आरजेडी का जो वोट परसेंटेज है वो 22% के आसपास है। आपको क्यों लगता है इतना हाई वोट परसेंटेज मिलने का मतलब उनका एमवाय समीकरण इंटैक्ट है? दीपक जी, एक बात जान लीजिए कि उनका जो वोट मिला है वो उन्होंने जो अपना जाति और धर्म की राजनीति की है, तुष्टीकरण की राजनीति की है, वो वोट बैंक से ही वो वोट मिला है। लेकिन आप सोचिए कि 243 सीट पर जो उनका वोट बैंक हुआ, जिसमें उन्होंने और एक दो जाति जैसे कि जो मुकेश सहनी जी को उन्होंने जोड़ा, आईपी गुप्ता जी को जोड़ा, सब जोड़ने के बाद उनको तो कम से कम 48% वोट लाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कितना वोट लाया? 38% के आसपास महागठबंधन ने। आप सोच लीजिए कि कितना लॉस हुआ उनको। ये क्या दिखाता है? कभी टेक्निकल हम बताएंगे, डिटेल आपको जोड़कर, तब आप पूरे देश को यह बता सकते हैं कि उन्होंने जो जाति और धर्म की राजनीति शुरू की, उसको धाराशाही करने का काम नीतीश कुमार जी, सोशल इंजीनियर है नीतीश कुमार जी, कोई मामूली इंसान नहीं है। 20 साल से जो इंसान बॉम्बे का मेरीन ड्राइव पटना में बना सकता है, क्या किसी ने सोचा है पूरे देश में कि गंगा के बगल में भी मेरीन ड्राइव बन सकता है? और नीतीश कुमार जी ऐसे सोशल इंजीनियर ने, आप पटना आइए दीपक जी, लगता है बहुत दिन से नहीं आए होंगे। मैं देख के गया हूं सर, अभी देख के गया हूं। तो आपको लगेगा कि पटना कहां है। नहीं, मैं देख के गया हूं, शहर में चलेंगे, पटना जिस तरीके से बदला है उसकी व्यक्तिगत स्तर पे बहुत तारीफ करता हूं। आप कभी हमारे और भी जिला में आइए, तब आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बिहार बदल रहा है, किस तरीके से 4 लेन 6 लेन, घर घर में बिजली, और इस तरह का माहौल पूरे बिहार में, कानून का राज जो आया है, बिहार बदल चुका है दीपक जी। और बिहार की जनता तो शुरू से ही राजनीतिक गुरु माना जाता है, एक बिहारी 100 पर भारी। इसलिए बिहार के लोगों को अब वो समझ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और मैं बता देता हूं, आने वाले लोकसभा चुनाव में जो हमारे यादव समाज हैं और जो मुस्लिम समाज हैं, वो भी एनडीए के साथ भारी मात्रा में जुड़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? यह काम तो केंद्र का काम है दीपक जी, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, अभिभावक हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है। लेकिन ये तो आप जानते हैं कि एक संवैधानिक व्यवस्था होता है, जिस व्यवस्था के तहत नीतीश कुमार जी हमारे नेता, उसमें जो है वहां पर उनका घोषणा होगा। तो ये केंद्रीय नेतृत्व करती है दीपक जी। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं जिसको लेकर बड़ा हल्ला हुआ, देश में भी हुआ, बिहार के अंदर भी हुआ, जो राहुल गांधी ने वोट चोर गद्दी छोड़ की यात्रा निकाली थी। क्या यह नारा चिपक पाया है, वोट चोर गद्दी छोड़, बिहार में या फिर पूरे देश में? मैं एक बात बता देता हूं, जब 15 करोड़ की आबादी वाले बिहार में एक भी वोट चोरी का मामला और उनके यात्रा का फायदा नहीं हुआ, तो राहुल गांधी को अभी भी आत्ममंथन करना चाहिए कि जब बिहार के 15 करोड़ जनता ने हवा निकाल दिया, टायर पंचर कर दिया कि किसी तरह का वोट चोरी नहीं है। आज के दिन में तो एक मामूली सा इंसान भी 5-10 हज़ार रुपये खर्च करके कोर्ट जा सकता है, लेकिन एक भी केस, 3 केस आया, वो भी 3 रिजेक्ट हो गया। तो जब 15 करोड़ की आबादी में किसी तरह का वोट चोरी का मामला नहीं आया, तो राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि यह गलत मुद्दा उसको
मतदाता सूची का शुद्धिकरण है ये, और शुद्धिकरण तो आज से नहीं, आजादी से होता आया है। इसको क्यों हिंदू मुस्लिम में ले जाने का प्रयास करते हैं राहुल गांधी? हर चीज को जाति और धर्म से जोड़ना, हर चीज को जाति और धर्म से जोड़ना, मतदाता सूची के शुद्धिकरण को भी जाति और धर्म से जोड़ देना। राहुल गांधी जी, इस देश के नागरिक बहुत ही जागरूक हैं। आपका ये गलत और अफवाह नहीं चलने वाला है। एक नारा लगा था इस चुनाव के अंदर और हमने उसके कई पोस्टर भी देखे, 25 से 30 फिर से नीतीश। क्या नीतीश कुमार 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे? दीपक जी, नीतीश कुमार जी पर कोई संशय नहीं है, और मैंने आपको बताया कि यह संवैधानिक व्यवस्था के तहत होता है। इसलिए इस सवाल के लिए इतना चिंता आप मत कीजिए, 2-3 दिन का इंतजार कीजिए। नीतीश जी आपको चाय पर बुलाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। चाय पे बुलाते कहां, यही तो दिक्कत है ना सर, उन्होंने पत्रकारों से मिलना बंद कर दिया है। नहीं बुलाएंगे। ठीक है, अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि लालू परिवार में क्या होगा? क्योंकि आज ये रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपने आप को परिवार और पार्टी दोनों से अलग करती हूं। ऐसा है कि लालू जी के परिवार का व्यक्तिगत मामला है दीपक जी, और किसी के पारिवारिक मामला में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये तो राजनीतिक मामला भी है, सिर्फ पारिवारिक नहीं है दिलीप जी, राजनीतिक मामला भी है। परिवार को जरूर संजो कर रखेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है, किसी पर आरोप लगाया है कि हमारे परिवार को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। लालू जी और राबड़ी जी समझदार हैं, जरूर इस बात को समझेंगे और परिवार को बचाने का प्रयास करेंगे। इससे ज्यादा मैं सुझाव नहीं दे सकता। आपको क्या लगता है, तेज प्रताप, तेजस्वी, रोहिणी आचार्य, ये 3 अलग अलग धाराएं जो परिवार की हैं, वो कहीं परिवार में जो है वो टूट का कारण ना बन जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे काम हैं। उस परिवार में क्या हो रहा है इतना झांकने का हम लोग को जरूरत नहीं है। ये तो उस परिवार के अंदर का मामला है, अंदरूनी मामला है, जिसमें हम लोग को पढ़ना भी नहीं चाहिए। हम लोगों ने ट्वीट देखा है, हम लोग सुझाव देना था, सुझाव दे दिए। ठीक है, अब मैं आता हूं जन स्वराज पार्टी पे। प्रशांत किशोर को क्या हो गया, उनकी ये हालत क्यों हो गई दिलीप जायसवाल जी? ये मैं कैसे बता सकता, ये तो वही बता सकते हैं। ये तो अपना अपना दल जो चलाते हैं, ये तो उनको बताना चाहिए। नहीं, मैं जनता के बैरोमीटर की बात कर रहा हूं। उस थर्मामीटर को तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं ना। हाँ, लेकिन मैं उनका दल क्यों फ्लॉप किया ये मैं नहीं बता पाऊंगा, ये उनसे आप सवाल करेंगे। आपके ऊपर प्रशांत किशोर ने कई आरोप लगाए, आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, आपके ऊपर मेडिकल कॉलेज कब्जा करने का आरोप लगाया, आपके ऊपर अन्य कई तरह के आरोप लगाए। आप उस वक्त विचलित हुए? कभी आपको लगा कि प्रशांत किशोर के ऊपर आप कानूनी कार्रवाई करें या प्रशांत किशोर को उन्हीं की भाषा में जवाब दें? हमें ना उनके भाषा में जवाब देने की जरूरत थी और ना ही कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत थी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं क्या हूं। ठीक है, अब दिलीप जी ये बताइए कि क्या बीजेपी अब आधिकारिक तौर पर बड़ा भाई हो गई है? कोई बड़ा भाई छोटा भाई यहां नहीं है। यहां एनडीए 5 पांडव के तरह चट्टानी एकता के साथ समाज के सेवा में लगेगा। कोई न बड़ा भाई है न कोई छोटा भाई है। लेकिन आप नंबर 1 पार्टी बने हैं, और नंबर 1 पार्टी आप तब बने हैं, ये सालों की हसरत भारतीय जनता पार्टी की बिहार के अंदर पूरी हुई है जब आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। थोड़ा तो क्रेडिट लीजिए दिलीप जी, बड़ा भाई तो कम से कम अपने आप को कहिए। मैं कोई क्रेडिट लेने के चक्कर में नहीं हूं दीपक जी। मैं एक बात जानता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए एक चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ रहा है। आप कितना भी सवाल करें, जवाब करें, एनडीए अटूट है, एनडीए चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ा है, और किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी किसी भी सवाल से पैदा नहीं हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी वो कह रहे थे मैं नहीं चाहता बिहार में एनडीए जीते, लेकिन बिहार में सीमांचल के विकास के लिए मुझे लगता है कि एनडीए को जीतना चाहिए, क्योंकि दूसरे गठबंधन के मैं पक्ष में नहीं हूं। क्या आने वाले समय में कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन देखने को मिल सकता है एआईएमआईएम और बीजेपी के बीच? अकलियत और मुसलमान भाइयों के बीच दिखाने का काम किया है, और 5 सीट वो जीत कर आए हैं सीमांचल क्षेत्र से, और 2 सीट और वो जीत सकते थे। तो उन्होंने ये दिखा दिया कि आज भी अकलियत और मुसलमान भाई के रहनुमा वो हैं।
ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए क्या संदेश है? अब हम उनको क्या संदेश देंगे, वो लोग तो खुद अपने आप को बुद्धिमान मानने वाले लोग हैं। चलते चलते दिलीप जायसवाल जी, जितना बोलना था मैंने बोल ही दिया। ठीक है, चलते चलते दिलीप जायसवाल जी, क्या मैं होने वाले नए मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं? सवाल ही नहीं उठता है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जायसवाल जी हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जिन्होंने बताया कि उनकी पार्टी की सरकार बनाने के मामले में रणनीति क्या होगी। हालांकि उन्होंने साफ साफ ये नहीं बोला कि नीतीश कुमार ही सरकार बनने के बाद शपथ लेने वाले हैं। उनका मानना है कि यह फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन राहुल गांधी पर उन्होंने जबरदस्त हमला बोला है, ये कहकर कि राहुल गांधी में राजनीतिक समझ नहीं है।